नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के करंट अफेयर्स में हम चर्चा करने वाले हैं बेंगलुरु वाटर क्राइसिस को लेकर के। कहा जा रहा है कि 3000 से अधिक चापाकल सूख चुके हैं, तालाब सूख चुका है, मछलियां मर रही है। वाटर टैंक जो है, जिसकी कीमत 600 रुपया होना चाहिए था, वह 2000 से 2500 तक पहुंच चुका है। लोग शहर छोड़ करके पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। और आप जानते हैं, बेंगलुरु की हालत जो है वह इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है ना। वहां इंडस्ट्री बहुत सारे हैं, आईटी सेक्टर है। अब वहां पर वर्क फ्रॉम होम की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जिस तरह से कोरोना काल में हो गया था। अब इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। लोगों ने बड़े बड़े सोसाइटी में करोड़ों का फ्लैट खरीदा है, लाखों का ईएमआई दे रहे हैं, लेकिन स्थिति यह है कि पीने तक के लिए अब पानी नहीं मिल पा रहा है। नहाने धोने के लिए लोग मजबूर होकर के पास के मॉल में जा रहे हैं, जो सोसाइटी के नजदीक का मॉल है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, और स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि इसकी तुलना जो है वह केप टाउन से किया जा रहा है। साउथ अफ्रीका का एक शहर केप टाउन, जहां पर 2018 में वाटर क्राइसिस आया था, इमरजेंसी जैसा सिचुएशन हो गया था। तो इसी को लेकर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के प्रोफेसर हैं टीवी रामचंद्रन ने एक रिसर्च किया है, और उन्होंने कहा है कि जो स्थिति है बेंगलुरु की, वह केप टाउन से भी बुरा होने वाला है यदि ये मिसमैनेजमेंट नहीं रुकता है। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर कि आखिर ये क्या है, किस तरह की वाटर क्राइसिस है, इसको किस तरह से रोकने के प्रयास किए जा सकते हैं, और फिर बेंगलुरु के अलावा हम पूरे भारत की स्थिति पर भी एक नजर डालेंगे। क्यों बेंगलुरु जल संकट से भारत को सबक सीखने की आवश्यकता है। अब देखिए, यहां पर बेंगलुरु कैन बिकम वर्स देन केप टाउन इफ मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर कंटिन्यूज, टीवी रामचंद्र के द्वारा यह कहा गया है। इस पूरे रिसर्च को हम अपने चर्चा का केंद्र बिंदु बनाएंगे और फिर उससे आगे चर्चा करेंगे। केप टाउन को लेकर के भी चर्चा करेंगे कि क्या था ये। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए यहां पर महिलाएं जो है घर से बर्तन लेकर के यहां पर पानी लेने के लिए आई हैं। बूंद बूंद के लिए बेंगलोर जो है वो पानी के लिए तरस रहा है। वाटर टैंक की जो स्थिति है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये 2500 रुपये तक जा चुका है, जो कि पहले 500-600 रुपये में एक टैंक आ जाता था। सरकार जो है वो हाथ खड़ी कर चुकी है। लगातार कोशिश करने के बाद भी स्थिति संभल नहीं रहा है। लोग शहर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। और ये बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी और बेंगलुरु, जैसा मैंने कहा, इंडिया का सिलिकॉन वैली, जहां पर आईटी सेक्टर है, ढेर सारे इंडस्ट्रीज हैं, इंस्टीट्यूट है, रेसिडेंट्स हैं, और यहां जो था लोगों की आबादी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह क्या है कि जब कोरोना काल आया था तो लोग यहां से पलायन किए थे, गांव की तरफ चले गए थे, लेकिन फिर रोजगार के लिए बहुत ज्यादा यहां पर फिर शहर की ओर पलायन गांव की तरफ से हुआ है। ठीक है, शहरीकरण तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस शहर की सबसे कमी एक यह है कि शहर की जो बसावट की गई है वह अनप्लान्ड है, बहुत व्यवस्थित नहीं किया गया है, और यही वजह है कि यहां बहुत तरह के समस्याएं उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, इसको लेकर के हम विस्तार से देखेंगे कि किस तरह से 1.5 करोड़ लोग यहां पर रह रहे हैं, और 67,000 आईटी कंपनी यहां पर मौजूद है। और इसको लेकर के यहां पर अब बातें की जा रही है कि क्या यहां से आईटी कंपनी शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि जो स्थिति बेंगलोर का बना हुआ है उसको देख करके लगता है कि लंबे समय तक यह स्थिति नहीं ठीक होने वाला है। यहां पर आप देखेंगे ग्राउंड वाटर को लेकर के बात की गई है। ग्राउंड वाटर का लेवल जो है काफी कम हो चुका है। तालाब और लेक जो है वह बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि बेंगलुरु को झीलों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। केप टाउन से इसकी तुलना कर दी गई है। अब केप टाउन की क्या स्थिति थी, देखिए, केप टाउन में 6 मुख्य जलाशय है। दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है केप टाउन। ठीक है, और यहां पर 2018 में वाटर क्राइसिस आया था। 2014 से ही शुरू हो गया था, लेकिन 18 में बहुत ज्यादा यहां पर इमरजेंसी जैसा सिचुएशन देखने को मिला। इस 6 जगह जो है इसके मुख्य जलाशय, तकरीबन यहां पर 90,000 करोड़ लीटर जो पानी स्टोरेज करने की क्षमता है। ठीक है, लेकिन 29 जनवरी 2018 को इन जलाशयों में मात्र 26% पानी बच गया था। इसके बाद जो है स्थिति यहां पर और ज्यादा भयावह होता चला गया। यहां पर तस्वीरों के माध्यम से देखिए, सैटेलाइट पिक के द्वारा 3 जनवरी 2014 को ये जलाशय जो है इनकी स्थिति। इसके बाद देखिए यहां पर जल जो है वो सिकुड़ता जा रहा है, जल सूखता जा रहा है, एरिया खत्म होता जा रहा है। ये 9 जनवरी 2016 की तस्वीर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 14 जनवरी 2018 की तस्वीर, तो इसमें और भी देखिए, जहां पर ये एरिया है वाटर है, देखिए यहां पर ये कट गया। ठीक है,
इसके अलावा यहां पर देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है वह सूखाग्रस्त हो चुका है। तो जब इस तरह की स्थिति यहां पर हो गई थी, तब यहां पर देखा गया था कि एक तरह से गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लागू कर दिया था। क्रिकेट मैच वगैरह सब यहां से खत्म हो गया था, लोग शहर छोड़ के जाने लगे। ऐसा लगने लगा कि यह शहर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इतिहास के पन्नों में लुप्त हो जाएगा। तो क्या बेंगलोर की भी स्थिति इस तरह की होने वाली है? अब उससे पहले यह समझना पड़ेगा कि बेंगलोर जो है वह वाटर के लिए किन सोर्स पर डिपेंडेंट है। देखिए, दो तरह के सोर्स हैं यहां पर, इसको समझ लेते हैं। एक तो ग्राउंड वाटर की बात करेंगे और दूसरा कावेरी की बात करेंगे। देखिए, जब बेंगलुरु की वाटर की हम सप्लाई की बात करते हैं तो यहां पर इस तरह से इसको समझिए। दो चीज मैंने कहा, एक तो कहा मैंने कि ग्राउंड वाटर को लेकर के। अब ग्राउंड वाटर से कितना, तो 40% जो है, जो वह जरूरत बेंगलुरु शहर का पूरा होता है। और यहां पर एक है कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में आप जानते हैं, और यहां से 60% जो है वह बेंगलुरु की जरूरत पूरा होता है। कावेरी नदी जल विवाद के बारे में आपने पढ़ा होगा, यह भी एक वजह है यहां पर, क्योंकि यहां का जो जल विवाद है वह इतना जटिल हो गया है, चाहे वो तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल भी उसमें इन्वॉल्व है, वह उसका समाधान हो नहीं पा रहा है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, मामला कोर्ट में है, लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है कि जल संकट यहां उत्पन्न हो रहा है। अब यहां पर सबसे पहले ग्राउंड वाटर को लेकर के देखते हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि ग्राउंड वाटर का लेवल काफी नीचे चला गया है, रिचार्जिंग नहीं हो पा रहा है। रिचार्जिंग क्यों नहीं हो रहा है? इसकी वजह है ग्रीन एरिया, ग्रीन कवर जो है वह लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, और स्थिति यह हो गया है कि यह जो है तकरीबन 4% एरिया पर आकर के सिकुड़ गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि बेंगलोर की स्थिति यह है कि यह कंक्रीट फॉरेस्ट हो चुका है, कंक्रीट का जंगल हो चुका है, ग्रीन एरिया पूरी तरह से यहां पर खत्म हो चुका है। 79% वाटर बॉडीज जो हैं वह खत्म हो चुका है बेंगलोर से। आप समझ पा रहे हैं कितनी ज्यादा स्थिति खराब है यहां पर? अब सोच लीजिए, अगर एक दिन आपको पीने का पानी नहीं मिलता है तो फिर कितनी स्थिति भयावह हो जाती है, और यहां पर तो ये हालत जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। अब कावेरी नदी के साथ क्या समस्या है? कावेरी नदी के साथ समस्या है कि ये जो नदी का तट है, नदी का तट जो है यहां पर जंगलों की तेजी से कटाई हुई है, अंधाधुंध कटाई हुई है। मैंने पहले भी बताया कि यहां इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लगा है, ठीक है, और इंडस्ट्री अधिक लगने की वजह से, इंस्टीट्यूट यहां अधिक खुलने की वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ है। और इसके वजह से क्या हुआ, जंगल की जब अंधाधुंध कटाई हुई तो इस वजह से क्या हो गया कि यहां पर जो है क्लाइमेट चेंज होने लगा। आप देखिए, ये सब चीजें जो है किस तरह से एक जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यहां पर जो है वाटर रिटेन की कैपेसिटी जो है ग्राउंड की वह कम हो गया, ठीक है, वाटर रिटेन कैपेसिटी ही कम होता जा रहा है। यानी कि अब ये सारा चीज जो फाइनली इफेक्ट कहां पर डालेगा, तो रेनफॉल पर, यानी कि वर्षा भी कम होने लग जाएगी, रेनफॉल भी यहां पर कम होने लग गया। अब यहां पर समझिए, मैंने कावेरी नदी का चर्चा किया था। अगर प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति आप देखेंगे तो 3 नदियां यहां पर प्रमुख आपको नजर आएगी। तीनों नदियों की हम स्थिति जरा देखते हैं। देखिए, यहां पर 3 नदियां जो है, अगर जैसे ये कावेरी आपको दिख रहा है, ऐसे 2 नदी और यहां पर है। प्रमुख नदी की बात कर रहा हूं, कृष्णा और गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत में जो है इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब यहां पर अगर कृष्णा गोदावरी की देखेंगे तो यह पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर है, यानी कि आप कह सकते हैं मानसून पर। मानसून बेहतर है तो बेहतर है, नहीं तो स्थिति बहुत भयावह है। कावेरी को लेकर के बात किया जाता है कि कावेरी जो है वर्षवाहिनी है, यानी कि सालों भर इसमें जल रहता है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर मानसून का प्रभाव निश्चित तौर पर यहां भी रहेगा। अब 2023 में क्या हुआ, वर्षा कम पड़ा यहां मानसून के समय में, ठीक है। उसी समय ये उम्मीद लगा लिया गया था, समझ लिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा कि अगले साल यानी कि जून जुलाई अगस्त में, आषाढ़ के महीना में वर्षा नहीं पड़ा, मानसून खराब हुआ यहाँ का। उसी वक्त ये समझ में आ गया था कि अप्रैल का महीना जो होगा, मार्च का महीना जो होगा, वहां से कंटिन्यू हो जाएगा ये मामला, वहां से वाटर क्राइसिस शुरू हो जाएगी। और जब इतने पहले आपको 6 महीना 7 महीना पहले ये समझ में आ गया था कावेरी नदी की स्थिति को देखते हुए, तब आपने फिर व्यवस्था क्यों नहीं किया था, ये यहां पर प्रश्न है प्रशासन के समक्ष, ठीक है। तो इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। यहां पर जैसा मैंने आपको बताया, ये देखिए प्रायद्वीपीय भारत का जो स्थिति है, आप यहां जानते हैं कि ये कठोर चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। अब कठोर चट्टान से बना हुआ है तो यहां पर
पूरी तरह से ये जो है वह वर्षा जल पर निर्भर हो जाएगा मामला यहाँ पर। पिछले 5 दशक की स्थिति में आपको बताऊं तो पिछले 5 दशक में 45% जंगलों की कटाई हुई है और स्थिति यह है कि अब जो है मामला हुआ 18% और उससे कम होता जा रहा है जंगलों का। तो इससे क्या हो रहा है कि लगातार जो हो रहा है पानी यहां स्टोर नहीं हो रहा है, वाटर स्टोर नहीं होगा और वाटर स्टोर नहीं होगा इस कंडीशन में तो ये वाटर जो है वह वेस्ट होकर के कहां चला जाएगा, वर्षा जल वह समुद्र में चला जाएगा, ओशियन में चला गया। और ये समस्या पूरी तरह से बेंगलोर में आ रहा है, यानी कि पूरा एक तरह से चक्र आप समझ गए। आपको इसके पीछे की साइंस समझ में आ गई, ज्योग्राफी की समझ में आ गया, एनवायरनमेंट की समझ में आ गई। क्योंकि कई सब्जेक्ट को अगर समझ पाएंगे तब इस क्राइसिस को आप अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको डेप्थ एनालिसिस करने की आवश्यकता है, बिटवीन द लाइन को समझिए। ठीक है, न्यूज में हमने देखा कि स्थिति क्या है वो सब समझ में आ गया, लेकिन उससे बाहर जाकर के आपको कई सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ते हुए चीजों को समझने की जरूरत है। अब चलिए यहां पर जैसा मैंने आपको बताया था 2 जल स्रोत पे निर्भर है, तो 145 करोड़ लीटर जो है वह कावेरी नदी से आता है, वहीं पर 55 करोड़ लीटर जो है वह बोरवेल से आता है, जिसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। 3000 से अधिक जो है बोरवेल वह पूरी तरह से सूख चुका है। टोटल मिला के 200 करोड़ लीटर की जरूरत है यहाँ के, बेंगलुरु शहर की बात की जा रही है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए ये जो आपको 6 दिख रहा है, ये अगर आप देखेंगे बेंगलुरु जल निगम ने शहर में 257 ड्राई स्पॉट चिन्हित कर दिया है, जहां पर पीने की पानी की बहुत ज्यादा किल्लत बताई गई है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो 6 इलाका है, इस 6 इलाके में बताया गया है कि बहुत ज्यादा जो है समस्या क्रिएट हो गया है। अब ये इस तरह स्थिति देखिए कि किस तरह से वहां पर आप कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी में बदलाव आ रहा है। बिल्डअप एरिया में अगर आप देखेंगे ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है, देखिए 1973 की स्थिति देख लीजिए। आप 1973 की स्थिति देखेंगे तो बिल्डअप एरिया जो है 7.97% है, 8% के आसपास है। वहीं पर अगर आप ग्रीन एरिया देखेंगे जहां पर वनस्पति है, जंगल है, वह आपको 68% दिखेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्रीन कवर एरिया ज्यादा है। वहीं पर अगर आप देखेंगे 1992 में तो अब ये स्थिति बदलना शुरू हो गया है, आपको बिल्डअप एरिया नजर आने लगा होगा, रेट ज्यादा दिखने लग गया होगा। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है ये जो ग्रीन वाला, ये ब्लू वाला जो है ये वाटर वाला इलाका है। ठीक है, अब 99 में स्थिति देखिए, ग्रीन कवर और कम होता जा रहा है। 2002 में क्या स्थिति है, ग्रीन आपको नजर ही नहीं आ रहा है, ग्रीन यहां खत्म हो गया, रेड आ गया और येलो आ गया। येलो जो है वह अन्य काम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, इंस्टीट्यूट वहां पर हो सकता है। ठीक है, तो रेसिडेंस एरिया हो सकता है। यहां पर देख लीजिए स्थिति और खराब होता गया। 2018 पे चलते हैं, 2018 पे, इसके बाद यहां पर 2018 को देखेंगे तो ये स्थिति और बढ़ता जा रहा है। प्रशासन यहां पर किसी भी तरह का काम नहीं कर रही है, जो कंस्ट्रक्शन का काम था उसको रोकने की जरूरत था। ठीक है, तो यहां पर इस तरह के काम नहीं किए जा रहे हैं। 2014 में ये स्थिति देखिए कितना भयावह हो चुका है। 2014 का स्थिति मैंने पहले भी आपको बताया था, उसी समय से ये उम्मीद किया गया था। 2017 में देख लीजिए, अब यहां पर एक आंकड़ा फिर से आपको दे रहा है। 1973 में जो ये बिल्डअप एरिया है, बिल्डअप एरिया कितना था, तकरीबन 8%। जरा देखिए 2017 में क्या स्थिति है, बिल्डअप एरिया कितना है, 79%। यही तो मैं कह रहा था आपको पहले से, तो इतना ज्यादा ये कंक्रीट फॉरेस्ट हो चुका है ये शहर पूरी तरह से। इसके अलावा यहां पर देखेंगे आप 68% है ग्रीन कवर। वहीं पर अगर आप देखेंगे 2017 में तो यह केवल कितना पर आ गया, 6%। कैसे नहीं शहर बर्बाद होगा, शहर को बर्बाद करने के लिए हम और आप ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, और इस तरह की स्थिति हो रहा है। और 2020 में स्थिति और भयावह हो गया। 2020 की स्थिति क्या है, बिल्डअप एरिया देखिए 93.3% है, 93%, और जंगल कितने बचे, तकरीबन 3%। मामला हमने पहले पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ओवरऑल कितना बताया गया है कि ग्रीन एरिया 4% के आसपास आकर के सिकुड़ गया है, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो स्थिति इस तरह से भयावह होता जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि 4% एरिया जो है वही अब ग्रीन कवर बच गया है। तो अगर इस तरह से हम स्थिति को खराब करेंगे तो जाहिर सी बात है हम और आप ही जिम्मेदार हैं। और ये बेंगलोर की कहानी नहीं है, ये भारत के अन्य शहरों की भी यही स्थिति है। 81 झीलें अब बची है। जिस शहर को कभी झीलों का शहर कहा जाता था, उस शहर में केवल 81 झीलें अब बची है। महज 3% हिस्से में हरियाली है, 94% हिस्से में कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं। और यह जो है डाटा बहुत ऑथेंटिक डेटा है, यह सरकारी डेटा है, यह इंस्टीट्यूट का डेटा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा यह कहा गया है, जिसके जो प्रोफेसर साहब हैं टीवी रामचंद्रा, उन्होंने इस पर पूरा रिसर्च करके बताया है।
ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये ऑथेंटिक कितनी है। उसके बावजूद भी यहां पर लगातार बताया गया, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आया था। जल स्रोत का मैंने बात किया, ग्राउंड वाटर का लेवल लगातार कम होता जा रहा है। यहां पर कावेरी नदी पर पूरी तरह से डिपेंड है, लेकिन कावेरी नदी जो है 2023 में ही पूरी तरह से देखा गया था कि यहां पर जल की कमी हो रही थी, और इस वजह से यहां पर समस्या ज्यादा डेवलप हो गया है। ठीक है, अब यहां पर संकट क्या और क्या क्या कारण हो सकते हैं उस पर जरा एक नजर देते हैं। देखिए, बेंगलुरु को की जो अवस्थिति है, समुद्र तल से ऊंचाई की स्थिति देखेंगे, आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से एक हिल स्टेशन जैसा मामला है, क्योंकि इसकी ऊंचाई जो समुद्र तट से है वह 920 मीटर है। ठीक है, और 98% आबादी जो है कम एलिवेशन पर यहां पर रहती है। 1961 तक बेंगलुरु में 262 झीलें थी और 70% हिस्से में हरियाली थी। ठीक है, इसलिए इसे गार्डन और लेक सिटी भी कहते थे। क्या आज हम में से, आप में से कोई भी व्यक्ति भूल करके भी लेक सिटी कहना पसंद करेगा बेंगलुरु को? हास्यास्पद लगेगा। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए जो इसके पीछे कहा जाता है, दो तरह के लोगों का हाथ है। एक तरह के लोग हैं जो लैंड माफिया हैं, और फिर वाटर माफिया है, और इनके साथ कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्यूरोक्रेसी का, या नीति निर्माण करने वाले लोग जो हैं, पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का, इनका साथ रहा है, और इसके वजह से ये जो है पावरफुल होते गए, इनका पावर बढ़ता गया, और आम जनता जो है उसको परेशानी होती गई, और सिचुएशन इतना आ गया कि अब सरकार हाथ खड़ी कर चुकी है, चाह करके भी कुछ करने की स्थिति में सरकार यहां नजर नहीं आ रही है। कमजोर मानसून, मैंने पहले ही एक वजह बताया था कि कावेरी नदी का जलस्तर और बेंगलुरु शहर का ग्राउंड वाटर जो है लगातार गिर गया था। रोजाना करीब 20 करोड़ लीटर पानी की कमी यहां पर देखी जा रही है। ठीक है, अनियोजित शहरीकरण, पहले भी मैंने बताया कि लोग काफी पलायन करके पहुंचे। ठीक है, तकरीबन माना जाता है कि अगर कुछ आंकड़े जो सरकारी हैं और जनगणना के बाहर के कुछ आंकड़े ले लें जिसे काउंट नहीं किया गया, तो जाहिर सी बात है 2 करोड़ के पास यहाँ पर जो है आबादी बढ़ चुका है। तो यहाँ पर जो है लगातार जो है लोग पहुंच रहे हैं, पलायन करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अनियोजित शहरीकरण हुआ है, सही से व्यवस्थित नहीं किया गया। जलाशयों का गिरता जलस्तर, और इसके लिए मानसून भी जिम्मेदार है। और जैसा मैंने कहा, कंक्रीट फॉरेस्ट हो चुका है, ग्रीन एरिया हम खत्म कर चुके हैं। उसके बाद भूजल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। स्थिति यह है कि लोगों को कहा गया है कि अगर पीने के पानी से आपने अपना गाड़ी धोया तो आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। अब जरा सोच सकते हैं कि किस तरह की स्थिति का यहाँ पर जो है प्रभाव पड़ा हुआ है। प्रभावी जल प्रशासन का अभाव है। प्रभावी जल प्रशासन का इस तरह से अभाव है कि यहाँ पर कहा गया है कि आईएएस ऑफिसर, आप आईएएस बनेंगे तो आप जाएंगे देखने के लिए, इन सब चीजों का विरोध हो रहा है आईएएस ऑफिसर का। कहा जा रहा है कि आईएएस ऑफिसर यहां पर नहीं होने चाहिए इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए। फिर कौन होना चाहिए? टीवी रामचंद्रन ने सॉल्यूशन दिया है कि यहां पर आईईएस ऑफिसर्स हों। आईएएस ऑफिसर कौन होते हैं? जो इंजीनियरिंग सर्विस से आते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो कहा जा रहा है कि आप आईएएस ऑफिसर को लाइए। सोचिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, रुक करके सोचिए। कहा जा रहा है कि आईएएस ऑफिसर जो होंगे वो कौन होंगे? एक्सपर्ट पर्सनैलिटी। ठीक है, क्योंकि आईएएस जो होते हैं वो जनरल नॉलेज वाले लोग होते हैं, नीति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जल के समस्याओं से जूझ रहा है। तो किस तरह से वाटर क्राइसिस को दूर किया जाए, इसके लिए एक्सपर्ट व्यक्ति चाहिए। वह इंजीनियरिंग सर्विस का व्यक्ति हो सकता है। तो आप आईएएस को हर काम क्यों देना चाहते हैं? आप आईईएस को क्यों नहीं यहां लाना चाहते हैं? यह बातें कहा जा रहा है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रशासन पर पूरी तरह से उंगली उठ रहा है कि प्रशासन ने समय रहते हुए यहां पर सचेत खुद को नहीं किया, काम नहीं किया। ठीक है, इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि लोगों में संवेदनशीलता लाना पड़ेगा। इसको इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपको इन्वायरमेंट लिटरेसी आना चाहिए। जिस तरह से हमने लिटरेसी की बात की, साक्षरता दर की बात किया है कि आपको अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, आपको संख्या का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, इतना ही काफी नहीं है। आपको इन्वायरमेंट लिटरेसी होना चाहिए। आप पर्यावरण को समझ सकें, आप जंगलों की जो महत्व है उसको समझ सकें, आप नदियों के महत्व को समझ सकें, पानी के महत्व को समझ सकें, मिट्टी के महत्व को समझ सकें। यह बातें जो है वह इन्वायरमेंट लिटरेसी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब इसके समाधान के लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं? बताया गया, मैंने पहले भी बताया कि 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग गया है। भारी जुर्माना है। क्यों यह जुर्माना कहा गया है? कि पीने के पानी से यदि आपने गाड़ी को साफ किया तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, और ये यहां पर बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड के द्वारा कहा गया है। पानी के टैंकरों की कीमत काफी बढ़ गई है।
जो पानी का टैंकर जो है 5 से 600 रुपया में मिल जाता था, वह अब 2000 से लेकर के 2500 तक जा चुका है, 3000 भी जा चुका है। कई एरिया में तो उपलब्ध ही नहीं है। प्रशासन हाथ उठा चुकी है। लोगों को कहा गया है कि आप एक बाल्टी पानी अगर आपके पास है तो आधे बाल्टी से आप नहाने का काम कीजिए और आधे बाल्टी से बाकी घर का काम कीजिए। अब जरा सोच सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से वहां पर लोगों की स्थिति हो गई है। रहने लायक स्थिति अब वहां पर नहीं हो चुका है। जल निगम के मुताबिक शहर में 10,995 बोरवेल हैं। इनमें से 3700 सूखने के कगार पे हैं। 1214 पूरी तरह से सूख चुके हैं। कई जगह नए बोरवेल खोदने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन फिर भी क्या फायदा। ग्राउंड वाटर जो है काफी नीचे जा चुका है, पानी मिल ही नहीं रहा है। तमाम बहुमंजिला इमारतों के रहवासियों को आधी बाल्टी पानी में नहाने और आधी से टॉयलेट साफ करने का निर्देश दिया गया है। अब जरा सोच लीजिए कि किस तरह की स्थिति आ चुकी है, कैसे मैनेज होगा। 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, कहां जाएगी। तो ये समझने की बात यहां पर कही जा रही है। तो ये तो हो गया बेंगलोर का सिचुएशन, लेकिन क्या ये मुद्दा सिर्फ बेंगलोर तक है? नहीं, ये भारत का हाल है। पूरे भारत में यही हाल है। जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो दिल्ली की स्थिति समझ रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि सरकारें बन रही है बिजली पानी पे, तो पानी एक बड़ा इशूज हो चुका है और कहा जा रहा है कि दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध जो होगा वो जल के लिए होगा। भारत में जल संकट का स्वरूप क्या है देखिए। देश में जल की उपलब्धता वर्तमान में 1137 अरब घन मीटर है और जल गुणवत्ता सूचकांक की बात करें, वाटर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, तो भारत की स्थिति बहुत खराब है। 122 देशों में 120वें स्थान पे है। स्थिति इतनी खराब है कि भारत में जो यूरोप और यूएसए के पर्यटक आते हैं, यहाँ के पानी को अगर पी ले तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ठीक है। ये इंडेक्स बता रहा है इस बात को। देश में लगभग 70% जल स्रोत जो है वो प्रदूषित हो चुका है, 70%, और इसमें शहरी ग्रामीण सभी एरिया शामिल है। तो आप समझ सकते हैं आगे क्या होगा। नीति आयोग के अनुसार कुछ बातें कही गई है कि 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट से गुजर रहे हैं। 60 करोड़, किसी देश की आबादी नहीं होगी 60 करोड़। यूएसए आबादी है तकरीबन 30 करोड़ के आसपास, और हमारे देश में 60 करोड़ लोगों के पास पानी नहीं है और गंभीर जल संकट से गुजर रहा है। ये कोई और संस्था आंकड़ा नहीं दे रहा है, भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा कहा जा रहा है। तो इसको समझना होगा। प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है। 2 लाख लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। 2 लाख लोग प्रतिवर्ष सिर्फ इसलिए मर रहे हैं कि उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, उनकी जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल पा रहा है और वे अपना दम तोड़ दे रहे हैं। अब समझ सकते हैं स्थिति को। वर्ष 2030 तक भारत में जल की मांग और आपूर्ति 2 गुनी होने की संभावना है, ठीक है। ये जो है वह 2 गुनी होगा। अभी वर्तमान में उपलब्धता इतना है, तो ये अगर यही उपलब्धता रहा और इसे हम 2 गुना नहीं कर पाए तो डिमांड तो बढ़ रहा है, 2 गुना होगा, लेकिन उपलब्धता इतना ही है। फिर किस तरह से काम हो पाएगा। और ये 2030 तक ही कहा जा रहा है, क्योंकि भारत जो है डेवलपिंग नेशन है, कंस्ट्रक्शन का काम होगा ही, रोड बनेंगे ही, ठीक है। तो अब इस तरह से जो स्थिति सामने आ रहा है भविष्य में, उससे हम कैसे निपटेंगे। देश की 40% आबादी को पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है, और यह 40% आबादी की बात की जा रही है। जब 40% आबादी को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होगा तो इसका सीधा प्रभाव कहां पड़ेगा, स्वास्थ्य पे पड़ेगा। तो मेडिकल पे जो खर्च है वह लोगों का बढ़ जाएगा। तो जो लोग गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर थे वह सीधे गिर के गरीबी रेखा के अंदर आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन में आएंगे। और यह सिचुएशन देखा जा रहा है। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की बात की जा रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में 6% तक की हानि की संभावना है। जरा सोच सकते हैं, सिर्फ जल के वजह से, इस संकट के वजह से। जल संसाधन मंत्रालय के एकीकृत जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कुछ बातें कही गई है। उच्च उपयोग प्रदेश में वर्ष 2050 तक जल की आवश्यकता 1180 अरब घन मीटर होने की संभावना है। अब ये आंकड़ा कैसे पहुंचेगी भारत सरकार यहां तक, सरकार क्या मैनेजमेंट करेगी कि हमें इतनी जो जरूरत है वो वहां तक हम पहुंच पाए। देखिए, एक प्रेस सूचना ब्यूरो है भारत सरकार का, जल शक्ति मंत्रालय का जल संकट पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट जो है उसको ध्यान में देता है। देखिए, जून 2018 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित समग्र जल प्रबंधन सूचकांक शीर्षक वाली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट से गुजर रहा है। भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट से गुजर रहा है। यह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का जो है प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया। और लगभग 600 मिलियन लोग उच्च से अत्यधिक जल तनाव का सामना कर रहे हैं। 600 मिलियन लोग कहा गया है। अब आप समझ सकते हैं,
रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया है कि जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है, जिसमें लगभग 70% पानी प्रदूषित है। यानी कि हम नीचे से टॉप कर रहे हैं दुनिया के लेवल पे देखें तो पानी के लिहाज से। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, जिसे अब जल शक्ति मंत्रालय कहा जाता है, द्वारा आयोजित 5वीं लघु सिंचाई जनगणना संदर्भ वर्ष इसका 2013-14 के साथ लिया गया है के अनुसार देश में 20.52 मिलियन कुएं हैं, जिसमें खोदे गए कुएं भी शामिल हैं, उथले ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल भी शामिल हैं। दूसरी ओर नीति आयोग के आंकड़ों में केवल उथले, मध्यम और गहरे ट्यूबवेल शामिल हैं और खोदे गए कुएं शामिल नहीं किए गए हैं। ये कुछ आंकड़ा दिया गया है कि सरकार क्या प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास जो है वह कितना सफल हो पाएगा। व्यक्ति के लिए मैंने कहा ना, एनवायरमेंट लिटरेसी बहुत जरूरत है। हम जब तक अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अब ये जो स्थिति हो गया है, ये स्थिति इतना भयावह क्यों हुआ है? 54% ऑफ इंडियंस ग्राउंड वाटर वेल्स आर डिक्रीजिंग। यहाँ स्थिति देख रहे हैं आप किस तरह से स्थिति खराब बना हुआ है। भारत के पूरे मैप पे देखिए, कहीं भी देखिए स्थिति आपको खराब ही दिखेगा। जो ये एरिया है ना, आप ये ब्लैक वाला ये जो थोड़ा सा देख रहे होंगे, ये एरिया जो है यहाँ पर डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है, ये शो कर रहा है। अगर यहाँ का भी डेटा होता तो यहाँ भी स्थिति खराब ही होता, ये बताया गया है। एक तो है कि बढ़ती जनसंख्या और नगरीकरण की बात की गई है। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जो जल की उपलब्धता हमारे पास है, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, तो स्थिति इसीलिए खराब हो रही है। दूसरी बात, नगरीकरण। लोग शहरों में जा ही रहे हैं और शहर जाने का एक मतलब है, अगर शहरीकरण होता है तो जल वहां पर ज्यादा से ज्यादा खर्च होगा ही, क्योंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होगा, लोग गाड़ियां धोएंगे। जो बूंद बूंद पानी को तरसने की बात की जाती है ना, वह शहरीकरण के बढ़ावा से एक कह सकते हैं कि वह उसका आउटपुट हो जाता है। तो नगरीकरण, और उसमें भी नगरीकरण जो है बेतरतीब है, सही ढंग से डिजाइन नहीं किया गया है। जल गहन फसलों की कृषि जो है उसे करना पड़ेगा, जो कि हम लोग छोड़ चुके हैं। ठीक है, जंगलों की कटाई हो रही है तो वर्षा जल भी आया, वो भी स्टोर होके नहीं रह रहा है, वह भी बह करके समुद्र में जा रहा है, तो वो यानी कि वेस्ट चला गया, बर्बाद चला गया। उसे हम स्टोर करके रख सकते थे। तो इसके लिए आपको जैसे रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, छत पर, घर के छत पर, शहर है तो घर के छत पर आप टैंक बना लीजिए, वर्षा हो उसमें स्टोर हो जाए, ताकि इस चीजों से थोड़ा सा हम बेहतर कर सके। जो लेक हैं उसको बेहतर किया जाए, पुनर्जीवित करने की बात की गई है। जो जल का अकुशल प्रबंधन है उसे दूर करने की बात की जाएगी। यहां पर फिर से प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या किया जाएगा, एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आईईएस की बात की जा रही है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लोगों को लाइए, आईएएस को हटाइए यहां से। आईएएस के लिए बाकी काम है वहां डालिए, जरूरत नहीं है हर जगह आईएएस को ही लाना, समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। मॉडर्न एज में बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है। ये बात भी यहाँ कही जा रही है। सुरक्षित पेयजल जल तक लोगों का पहुंच जो है वह नहीं हो पा रहा है, और इसीलिए भारत जो है 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर बना हुआ है। जल संरक्षण संबंधी जागरूकता का अभाव है। जल संरक्षण संबंधी जागरूकता ये उसी में आ जाएगा, इन्वायरमेंट लिटरेसी में आ जाएगा। वर्षा का जल जो है उसे संग्रह करने की जरूरत है। ग्राउंड वाटर को बेहतर करने की जरूरत है, उसकी कैपेसिटी बढ़ाएं। ये कब होगा, जब हम ग्रीन एरिया को बढ़ाएंगे, कंस्ट्रक्शन हो गया, व्हीकल वॉशिंग हो गया, इस सब पर पानी के खर्च को कम करने की जरूरत है। अगर इस तरह की चीजें हम करते हैं तो समय के साथ जो है स्थिति में सुधार हो सकता है। अब भारत में जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया है, जरा इसको देख लेते हैं। देखिए, अटल भूजल योजना, इसको अटल जल के नाम से भी आप जानते होंगे। तो चूंकि बेंगलुरु वाटर क्राइसिस काफी चर्चा में होने वाला है, यूपीएससी संभव है आपसे बेंगलुरु वाटर क्राइसिस ना पूछे, आपसे कुछ स्कीम पूछ दे, ठीक है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। अटल भूजल योजना, इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट विथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि सामुदायिक सहयोग के द्वारा ही आप सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर को आप अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ और बातें कही गई है। बिहेवियर चेंज इन ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, हम जिस तरह से ग्राउंड वाटर को मैनेज कर रहे हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है, और ये दोनों स्तर पर होगा। एक तो प्रशासन के स्तर पर होगा और दूसरा नागरिक के स्तर पर होगा, तभी जाकर के कुछ काम हो सकता है, ठीक है। और डिमांड साइड मैनेजमेंट, इसको मैनेज करने की जरूरत है। तो इस तरह से कुछ की फीचर्स हैं इस योजना के, आपको देख लेना चाहिए। मनरेगा के तहत निश्चित तौर पर, मनरेगा के तहत गांव में तालाब खुदवाए जा रहे हैं,
ठीक है, उसके बाद कुएं खुदवाए जा रहे हैं, तो इन सब चीजों से भी आप मनरेगा को जरूर जोड़ करके देखिएगा। कैच द रेन, कैच द रेन के लिए कहा गया कि बूंद बूंद जो जल है उसको बचाने की बात की गई। हैशटैग इसके लिए चलाया गया था एक्स प्लेटफॉर्म पर, कैच द रेन। ठीक है, ये काफी ट्रेंड भी किया था, तो इसको लेकर के आपको सही समझ होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या है, नदी जोड़ो परियोजना, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नदी जोड़ो परियोजना के काफी बड़े समर्थक माने जाते थे। उनका मानना था कि देखिए बहुत सारे भारत में नदियां हैं, अब देखेंगे कि अगर प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति आप देखेंगे तो ये जो है पूरी तरह से चट्टानी एरिया पर जाता है, कठोर चट्टान का एरिया पड़ता है। यहां पर पूरी तरह से जो नदियां हैं वह वर्षा जल पर निर्भर हो जाती है। मानसून बेहतर हुआ तो ठीक है, नहीं तो मामला खराब। कावेरी के संदर्भ में, कृष्णा गोदावरी के संदर्भ में वही देखने को मिल रहा है। किसी एरिया में बहुत ज्यादा जल हो जाता है, ठीक है, वहां पर इतनी जल हो जाती है कि बाढ़ की स्थिति आ जाती है। आप बिहार के मिथिला में देखते होंगे, असम में देखते होंगे, ठीक है। और कुछ एरिया ऐसा है जहां पर पूरी तरह से सूखा हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने देश में जो नदियां हैं उसको जोड़ने के परियोजना पे काम करें, और इस तरह से हम वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें बताया भी गया है कि हिमालय से निकलने वाले कौन कौन से नदियां हैं और किस स्टेट से होकर के बहती है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत, ये जो है वह प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय कहने का मतलब है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ, इधर बे ऑफ बंगाल से, इधर अरेबियन सी से, और इधर इंडियन ओशियन से, ठीक है। तो यहां पर कौन कौन सा नदी है और किस स्टेट से होकर के गुजरती है, उसके लिहाज से इसे जोड़ देने की आवश्यकता है। तो नदी जोड़ो परियोजना पर काम किया जाना चाहिए। प्रति बूंद अधिक फसल सुनिश्चित, ये बातें जो की गई, प्रति बूंद अधिक फसल, ये इसको लेकर के इस कार्यक्रम को चलाया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। तो इसमें आपको बूंद बूंद जो वर्षा का जल है या जल है उसके उपयोग करने की बात की गई। कुछ फीचर्स है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो इससे संबंधित हमने पूरी तरह से देखा, चीजों को समझा कि किस तरह से बातें की गई है। देखिए कुल मिलाकर के ये कहना है, देखिए कोई भी शहर जो है या कोई व्यक्ति है उसको जीने के लिए दो चीज तो चाहिए ही। एक क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, वाटर चाहिए, है ना। बेंगलुरु की हालत हमने वाटर में देख लिया कि स्थिति बेहद दयनीय है। जरा ऑक्सीजन के लेवल पर चेक करके देखते हैं। बेंगलुरु की हालत यह है कि वहां पर जैसे कि होना अभी क्या है कि एक ट्री है और इस एक पेड़ पर 7 से 8 लोग निर्भर हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, जबकि साइंटिफिक डेटा क्या कहता है, होना क्या चाहिए, 7 से 8 ट्री जो है होना चाहिए एक पर्सन के लिए। ध्यान दीजिए जो मैंने कहा है, यानी कि है क्या स्थिति, एक पेड़ है उससे 7 से 8 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है कि 7 से 8 पौधों से केवल एक आदमी को मिलना चाहिए। अब जरा सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है। तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों के लेवल पे बेंगलुरु की हालत जो है वह बेहद खराब है। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत जरूरी है कि वहां पर प्रशासन सही से काम करे, नहीं तो वाकई ये मामला जो है केप टाउन नहीं बल्कि इस मिसमैनेजमेंट की वजह से मामला केप टाउन से भी बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए समय रहते हुए प्रशासन को यहां पर सचेत होने की आवश्यकता है। इस पूरे लेक्चर में मैंने कोशिश किया है कि आप जो खबर जानते थे, आपको पहले से पता था, उसको हमने सबसे पहले समझा है कि उसको अगर हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से समझें, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, साइंस के दृष्टिकोण से समझे, हमने सभी आयाम पे चर्चा कर लिया है। हमने ये भी समझा है कि इसके कारण क्या है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, किस तरह से स्थिति सुधर सकता है। इस पूरे डिबेट को बहुत अच्छे से आप तैयार कीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में प्रश्न तो आ ही सकता है, मेंस और इंटरव्यू के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं उम्मीद करता हूं कि ढेर सारे आप आर्टिकल इस पर पढ़ेंगे। समय के साथ आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है उसमें भी कई आर्टिकल्स पे आ रहा है, मैगजीन्स में आ जाएगा, संस्कृति आईएएस के जो मैगजीन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। भारत में जल संकट से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। प्रीलिम्स का प्रश्न है। देखिए, नीति आयोग के अनुसार वर्तमान में स्वच्छ जल की अपर्याप्त पहुंच के कारण लगभग 60 करोड़ भारतीय गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। देश के लगभग 70% जल स्रोत प्रदूषण की स्थिति में है। ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कोई एक विकल्प सही होगा, उसका चयन करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जो बेंगलुरु की आज स्थिति है वह स्थिति क्या बाकी शहरों की नहीं है? क्या जिस गांव में आप रह रहे हैं उस गांव का भी ग्राउंड वाटर लेवल कम हो चुका है? जिस शहर में आप रह रहे हैं या जिस गांव में रह रहे हैं वहां जो तालाब हैं, कुआं हैं, क्या वो सूख रहे हैं?
क्या नदियों का जलस्तर लगातार कम होता जा रहा है? क्या नदियां जल प्रदूषित हो जा रही है? और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या हम और आप भी जिम्मेदार हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो पूरा लेक्चर है वह आपको आपके अध्ययन अध्यापन में मदद करेगा। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।